गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम ऊर्जा के स्रोत से संबंधित अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तरों को यहाँ देखेंगे। पहला प्रश्न है कि किस दिन हम सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते। तो इन 4 ऑप्शन में हम देखेंगे कि बादलों वाले दिन हम ऐसा नहीं कर सकते। कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जैव मात्रा का मतलब है जो जीवों से ही प्राप्त हुआ हो, जैसे लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, ये सभी क्या हैं, जैव मात्रा से उत्पन्न हुए हैं, वही नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। तो इनमें से आपको देखना है कि कौन सा सौर ऊर्जा से नहीं उत्पन्न हुआ। तो आप इसमें देखेंगे कि नाभिकीय ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं हुई है। चलते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर 4, ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधनों तथा सूर्य की तुलना कीजिए और उसमें अंतर देखिए। तो जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले हैं, महंगे हैं और प्रदूषण भी फैलाते हैं। वहीं सूर्य से प्राप्त होने वाले ऊर्जा समाप्त होने वाली नहीं है, सस्ता है और स्वच्छ ईंधन है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। जैव मात्रा एवं जैव ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर हम जैव मात्रा से उत्पन्न जैव गैस के बारे में देखेंगे। वो भी एक नवीकरणीय स्रोत है, यानी जिसे हम वापस बार बार प्राप्त कर सकते हैं। लागत कम पड़ती है और बायोगैस को उत्पन्न करते हैं। वहीं जल विद्युत जो है वो नवीकरणीय स्रोत है। जल विद्युत जल से उत्पन्न होती है। लागत कुछ सीमा तक शुरुआत में महंगी है, लेकिन लंबे समय में कम हो जाती है। निम्नलिखित में जो ऊर्जा निष्कर्षित करने की सीमाएं लिखिए। पवने, तरंग, ज्वार, भाटा, आपको तीनों के बारे में जो सीमाएं हैं उनको लिखना है। जैसे पवन ऊर्जा के फ़ायदे आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी क्या लिमिटेशन है तो देखेंगे। पवन ऊर्जा उन्हीं जगहों पर मिलती है जहाँ वर्षा के समय तेज़ गति से पवनें चलती हो। टरबाइन गति के लिए पवन की न्यूनतम चाल जो 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए, नहीं तो उपयुक्त ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। और इनके उपयोग के लिए संचायक सेलों की भी सुविधा होनी चाहिए। तरंग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी तरंगों का प्रबल होना आवश्यक है। तरंगों से मतलब है जो समुद्र में उठने वाली लहरें हैं उनसे। इनका उपयोग करते समय समान विद्युत शक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती और इनके लिए आवश्यक उपकरण महंगे हैं। ज्वार भाटा में भी यही जो ऊपर में बाधाएं हैं वही मिलेगी, क्योंकि ज्वार भाटा लगातार नहीं आता। इस तरह के लिए बांध का निर्माण करना आवश्यक है, जो कि खर्चीला प्रोसेस है, और ऊर्जा का उपयोग भी सीमित है और ज़मीन की लागत भी अधिक है। ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में से किस आधार पर करेंगे। नवीकरणीय, अनवीकरणीय, समाप्य और अक्षय। ए और बी के विकल्प समान है। तो आप इसमें देखेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हम लंबे समय तक असीमित रूप से प्राप्त करते हैं। इनका भंडार अक्षय रहता है, इसलिए इन्हें अक्षय ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। तो ये दोनों सेम ही हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग हम एक के बार कर लेने के बाद दोबारा नहीं कर सकते, इनका भंडारण समाप्त हो जाएगा, जैसे जीवाश्म ईंधन, यानी जीवों के अंश से मिलने वाले ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। ऊर्जा के आदर्श स्रोत के क्या गुण होते हैं। आइडियल सोर्स आपको देखना है। तो सबसे पहला है कि वो सरलता से प्राप्त हो सके, इसे प्राप्त करने में हमें कोई बाधा ना हो। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि वो सस्ता होना चाहिए। और तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि प्रति एकांक आयतन एवं द्रव्यमान अधिक ऊर्जा हमें मिले। जैसे 1 किलोग्राम कोयला, 1 किलोग्राम गैस, तो दोनों में से हमें किस में ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है। तो हम देखेंगे कि गैस से ज़्यादा ऊर्जा हमें मिलती है। सौर कुकर का उपयोग करने के क्या लाभ तथा हानियाँ हैं। क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ सौर कुकरों को सीमित उपयोगिता है। तो इन दोनों प्रश्नों में ध्यान देखेंगे कि एक तो सस्ता है, उपयोग में प्रदूषण नहीं है, कोई गतिमान पुर्जे की आवश्यकता नहीं है। वहीं हानियाँ हैं कि केवल सूर्य का प्रकाश है तभी इसका उपयोग किया जा सकता है और भोजन पकाने में समय अधिक लेता है। हाँ, और इसमें जो दूसरे इसमें पर्सन है उसमें उन क्षेत्रों में जैसे सौर सेल महंगे होते हैं जहाँ सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता है। उदाहरण जैसे अधिक बरसात वाले क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर इसका उपयोग नहीं है। ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या हैं। ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय लिखिए। तो आज हम देख रहे हैं कि अधिक जनसंख्या के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, जिसे हम जीवाश्म ईंधन से प्राप्त कर रहे हैं, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। सौर सेल के उपयोग से ऐसा हो सकता है कि पर्यावरणीय प्रभाव कम हो
इससे अनेक बीमारियां भी बढ़ रही है। ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए जैसे कोयला, जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम से कम करें, मशीनों पर निर्भरता कम करें, ऐसा हम कर सकते हैं। ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? यहाँ आपको उत्तम स्रोत बताना जो सबसे अच्छा हो। ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह है जो वही प्रति इकांक आयतन में अधिक से अधिक ऊर्जा हमें प्राप्त मिले, आसानी से उपलब्ध हो, भंडारण में कोई समस्या नहीं हो, सस्ता हो, प्रदूषण नहीं फैलाता हो, एक जगह से दूसरी जगह उसे ले जाना आसान हो। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? वही प्रश्न है। उत्तम ईंधन के लक्षण है कि दहन के बाद अधिक ऊर्जा मिले, आसानी से सस्ती दर पर उपलब्ध हो, धुआं नहीं हो, ज्वलन ताप उपयुक्त हो। अगर मान लो ज्वलन ताप कम होगा तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, और बहुत ज़्यादा होगा तो उसे बहुत देर में जाके आग पकड़ेगा। ज्वलन ताप का मतलब है कि वह ताप जिस पर कि कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे। यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग करते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों? ये आप अपने सोच के भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक आंसर जैसे एलपीजी गैस है, विद्युत उपकरण का उपयोग करके हम जैसे देते हैं, तो इनमें हमारे ऊपर जो उत्तम स्रोत के लक्षण है वही हमें ध्यान देने हैं कि ऊष्मा अधिक उत्पन्न हो, धुआं नहीं हो, आसानी से मिल जाए, और हमें जितनी ऊर्जा चाहिए वो मिल जाए, और सेफ्टी का भी इसमें ध्यान हो कि जल्दी आग ना पकड़े। धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।